नमस्कार साथियों। अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम नगर पालिका एक्ट को पढ़ रहे थे। अभी कुछ थोड़ा ही टाइम बचा है, आपके एग्जाम के लिए लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम बचा है ना? अभी तक तो जो डेट आई है उसके हिसाब से तो 23 मार्च का ही जो टाइमिंग है उस हिसाब से है। बाकी हो सकता है थोड़ा आगे भी चला जाए, हो सकता है 1 महीना आगे चल जाए, 15-20 दिन आगे चल जाए, क्योंकि ऐसी खबरें अभी आ रही है। लेकिन आपको उन खबरों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको यही मान के चलना कि 23 तारीख को आपको क्या हो जाएगा, फाइनल पेपर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जो किससे संबंधित है? आर्थिक और विकास योजना। इसके बारे में है, आर्थिक और विकास योजना से संबंधित है। सिंपल सी बात है, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर मुख्यतः उन चीजों के बारे में देखेंगे जो एक नगर पालिका के डेवलपमेंट के लिए अपन कौन कौन सी योजनाएं बनाते हैं, कौन कौन से प्लान्स बनाते हैं। उन प्लान को बनाते हैं तब किन किन को शामिल किया जाता है उसके अंदर, किन किन को शामिल नहीं किया जाता है, किन किन की से राय मांगी जाती है, उसके बाद काम किस हिसाब से होता है ना? राज्य सरकार की इसके अंदर क्या भूमिका रहती है। अगर कोई नगर पालिका है वो महानगर में स्थित है तो उसके अंदर क्या आती है। अगर कोई नगर पालिका जिसकी जनसंख्या ज्यादा, कुछ ज्यादा ही है, तो उसके हिसाब से क्या उनकी प्लानिंग होती है। उन सभी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे किसके अंदर, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। छोटी सी है, बिल्कुल 2-3 धाराएं हैं। अपन इसको आज की तारीख में अभी 2 मिनट के अंदर ही खत्म कर लेंगे, है ना? उसके बाद जब हम पढ़ना स्टार्ट करें तो वो कौन सा पढ़ेंगे हम? चैप्टर नंबर 11 के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, धारा नंबर 156 से स्टार्ट करते हैं। नगर विकास योजना क्या है? नगर विकास योजना। कई ऐसा बोला जा रहा था कि ये जो चैप्टर नंबर 10 है वो क्या सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन अभी बिल्कुल क्या छोटा सा ही चैप्टर है, तो अपन इसको नए ज्यादा इस दिमाग में रखते हुए अपने इस चैप्टर को भी खत्म कर ही लेते हैं। तो कई लोगों ने ऐसा चल रहा है कि ये 10 नंबर चैप्टर है वो सिलेबस से हटा दिया जाएगा, या कह रहे हैं कि आएगा नहीं सिलेबस के अंदर। तो 2-3 धाराएं हैं तो अपन इसको पढ़ ही लेते हैं ना, क्योंकि लास्ट में जाके एंड टाइम पे आपको पता लगे कि ये कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अपने दिमाग के अंदर कि हम इसको पढ़ के नहीं गए थे। ठीक है। नगर विकास योजना। प्रत्येक नगर पालिका एक नगर विकास योजना बनाएगी जिसमें जिला कलेक्टर के अलावा निम्न अधिकारियों तथा विभागों से परामर्श लिया जाएगा। हर किसी नगर पालिका में क्या किया जाएगा, नगर के विकास के लिए क्या बनाई जाएगी, कुछ योजनाएं बनाई जाएगी। कुछ योजनाओं के अंदर जिला कलेक्टर तो होगा ही होगा, उसके अलावा कौन कौन होंगे इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग बताई गई है। जैसे अपना कौन सा है, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होगा जो इसके अंदर शामिल होगा। उनसे, क्योंकि आप कोई योजना बना रहे हो तो पीडब्ल्यूडी को सूचित करना पड़ेगा। उसके अंदर पीएचईडी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो उसके बारे में बताएगा कि क्या क्या चीजें, क्या क्या चीजें नहीं है। सिंचाई विभाग, है ना, सॉरी, पब्लिक हेल्थ इरिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। उसके बाद में सिंचाई विभाग इसके अंदर आएगा। सिंचाई विभाग से आपको पता करना पड़ेगा हर एक चीज के बारे में। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, यानी कि आपको सैनिटरी वगैरह के लिए आपको सारे काम देखने पड़ेंगे, तो आप क्या करोगे, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से भी क्या करोगे, परामर्श लोगे। और किस किस से लगोगे, जब आप नगर विकास योजना बनाओगे तो और किन किन को शामिल करोगे, शिक्षा विभाग को, क्योंकि एक जो आधारभूत स्तंभ होता है वो क्या होती है, शिक्षा होती है। शिक्षा से आप क्या कर सकते हो, जितने भी विकास कार्यक्रम है उनको आसानी से चला सकते हो। तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि शिक्षा विभाग को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, तो भी स्थानीय स्वशासन वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको भी क्या किया जाएगा, इनके अंदर शामिल किया जाएगा। योजना विभाग को, अगर जिले का कोई योजना विभाग बना हुआ है उनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि वो भी तो कुछ ना कुछ योजनाएं बना रहा होगा, तो इनका कोऑर्डिनेशन हो जाए, है ना, कोई समस्या है तो उनका सुलटारा हो जाए, इसलिए योजना विभाग को रखा जाएगा। विकास प्राधिकरण या नगर विकास ट्रस्ट, जैसे बड़ा शहर होता है तो उसमें विकास प्राधिकरण होता है, जैसे जयपुर के अंदर जेडीए है ना, उसी प्रकार से। तो विकास प्राधिकरण हो या फिर नगर विकास ट्रस्ट हो, अगर किसी के अंडर में आ रहा है तो नगर पालिका क्या करेगी, इनको भी अपने अंदर शामिल करेगी, इनको भी क्या देगी, सूचना देगी कि हम इस प्रकार से कोई योजना बना रहे हैं, इस प्रकार से काम करने का प्लान बना रहे हैं, तो उनको सूचना दी जाएगी। यदि नगर पालिका महानगर क्षेत्र का भाग है तो नगर विकास योजना महानगर विकास समिति को भेजी जाएगी। कोई भी अगर नगर पालिका है वो किसका हिस्सा है, महानगर क्षेत्र का अंदर आती है, तो वो क्या करेगी, अपनी जो भी योजनाएं बनाएगी उनको किसको भेजेगी, नगर विकास योजना महानगर विकास समिति को भेजेगी, है ना। वहां पे कौन सी चल रही होती है, महानगर विकास समिति चल रही होती है, तो उनको अपनी जानकारी जितनी भी प्रोवाइड करवाएगी। अन्य सभी दशाओं में योजना जिला योजना समिति को भेजी जाएगी, जिससे जिला मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और जिला प्लान के आधार पर राज्य का प्लान तैयार किया जाता है। सिंपल सी बात यह है कि आप क्या करते हो, जैसे आपकी नगर पालिका है, अब नगर पालिका के अंदर आप जब भी कोई प्लान बनाना स्टार्ट करोगे, है ना, सिंपल सी चीज देखते हैं। देखो,
आपके क्या है, ये कोई जिला है ना, जैसे मैं अगर बात करूं, ये आपका कोई एक जिला है। अब आप क्या करना चाहते हो, इसके अंदर कुछ प्लानिंग करना चाहते हो कि हमें क्या करना है, ये जिला भी छोड़ो, आप अगर बात करिए आपकी एक नगर पालिका है, आपने क्या किया, इस नगर पालिका के ना कुछ प्लान बनाना चाहते हो कि हम नगर पालिका को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड छोड़ेंगे, यहाँ पे अपन रिहाइश के लिए जगह छोड़ेंगे, यहाँ पे स्कूल के लिए छोड़ेंगे, यहाँ पे सीवरेज सिस्टम के लिए छोड़ेंगे। मतलब आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो अपने हिसाब से एक नगर पालिका के लिए, ठीक है। ये नगर पालिका के लिए जब करोगे तो यहाँ पे जितने भी अथॉरिटीज होंगी, जो भी इनसे बड़ी अथॉरिटीज है, उनको सभी को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी शामिल होने के बाद में एक नगर पालिका, ये नगर पालिका उठा के डाल दिया अपन ने यहाँ पर। ऐसे ही एक नगर पालिका और आएगी, एक और आएगी, एक यहाँ पे आएगी, इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से आएगी। इससे क्या होगा, अब अपन इसको मिटा देता हूँ। तो एक जिला जब समिति बनाएगी तो क्या करेगी, नगर पालिकाओं से तो जिला बनेगी, है ना। जिला के अंदर जो भी काम होंगे वो किनसे बने होंगे, नगर पालिकाओं से तो मिलकर बने होंगे। तब इससे क्या होगा, एक जिला अच्छे तरीके से या मजबूत तरीके से बन सकता है। अच्छा, ये इनको जिले को क्यों भेजी जाती है, क्योंकि ऐसे जिले ही बन बन के, तो क्या ऐसे ही जिले बन बन के हम क्या करते हैं, पूरे पूरे एक राज्य का निर्माण करते हैं। ये बात इसके अंदर समझाने की कोशिश की गई। क्या कहा गया है, देखिए, अन्य सभी दशाओं में योजना जिला योजना समिति को भेजी जाएगी। किसको भेजी जाएगी, जिला योजना समिति को। क्यों? जिला योजना से क्या होगा, जिसे जिले का क्या बन सके, मास्टर प्लान बन सके। हमने एक प्लान बनाया कि हम ऐसा ऐसा काम करना चाहते हैं, तो जो जिले के ऊपर जिलाधिकारी बैठे हैं वो देखेंगे कि यार ये नगर पालिका ऐसा काम करना चाह रही है, तो हम इसके अंदर क्या क्या चीजें और ऐड कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको एक सलाह देते हैं कि आप इस प्रकार से ऐसा करके काम कर सकते हो, ठीक है, किया जाएगा। और जिला प्लान के आधार पर ही राज्य का प्लान तैयार किया जाता है, क्योंकि फिर जिले, सारे जिले अपने अपने प्लान भेजते हैं। एक नगर पालिका ने जिले वालों को प्लान भेजा कि हम इस अब अपने नगर पालिका में ये काम करेंगे। सारी नगर पालिकाओं के जो प्लान इनके पास पहुंच गए जिला के पास में। अब जिला क्या करता है, अपने प्लान उनके हिसाब से तैयार करके राज्य को भेजता है। फिर राज्य के पास सभी जिलों के प्लान पहुंचते, तो वो अपने अपने देखते हैं कि यार यहाँ पे ये काम हो रहा है। फिर वो क्या करते हैं, राज्य के लिए प्लान तैयार करते हैं। धारा नंबर 156 से बात करते हैं अपन। इसके बाद आती है धारा नंबर 157। धारा नंबर 157 क्या कहती है, महानगर योजना के लिए समिति। किसके लिए, महानगर योजना के लिए समिति। मान लीजिए कोई एक ऐसा शहर है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है, तो उस जगहों पर काम किस प्रकार से होगा, उस जगहों पर क्या कुछ प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसके बारे में देखते हैं। ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, उनके लिए महानगर योजना समिति गठित की जाएगी। क्या की जाएगी, महानगर योजना समिति का गठन होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि महानगर योजना समिति को भी अपन ऐड करते हैं। समिति में सदस्यों की संख्या राज्य सरकार तय करेगी। अगर मान लीजिए किसी, सिंपल सा ये बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई शहर है, उसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो चुकी है, तो हम उसके लिए, उसके कार्यों के लिए हम एक समिति बनाएंगे। उस समिति का नाम क्या है, महानगर योजना समिति। अच्छा, इस योजना समिति के अंदर सदस्य कितने होंगे, तो उनकी संख्या का निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। अच्छा, इस समिति के अंदर क्या है, कुछ सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, कुछ सदस्य मनोनीत भी हो सकते हैं। तो ये लिखा है, समिति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2/3 सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एक महानगर योजना समिति बनाई जाएगी, ठीक है। इसके अंदर सदस्य कितने होंगे, ये बात कौन बताएगा, राज्य बताएगा। अच्छा, इसके अंदर जितने भी हम कह सकते हैं कि निर्वाचित भी हो सकते हैं सदस्य और मनोनीत भी हो सकते हैं। अच्छा, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य का आंकड़ा क्या रहेगा, कि जितने भी सदस्य राज्य सरकार ने बता दिया कितने सदस्य होने चाहिए, उनका 1/3 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। क्या होंगे, 1/3 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। बाकी 2/3 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। समझ आई यहाँ तक बात, निर्वाचित और मनोनीत। इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं ना, ये सब आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन पे थोड़ा सा क्या करना, ध्यान देना अच्छे तरीके, है ना। लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, 2/3 सदस्य क्या होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए। शेष सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। कम से कम 2/3 सदस्य तो होने चाहिए, बाकी इससे ज्यादा भी आप अगर कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझेंगे यहाँ तक चीजें, आगे देखते हैं अब अपन महानगर योजना समिति के अंदर और देखते हैं। समिति में नगर पालिकाओं के सदस्यों के साथ साथ पंचायतों के अध्यक्ष भी शामिल किए जाएंगे। मान लीजिए वो शहर है, उसके अंदर अपन ने क्या किया, नगर पालिकाओं के तो अपन सदस्यों को शामिल कर ही रहे हैं। अगर उसके अंदर कोई ग्राम पंचायत आ रही है, उसी एरिया के अंदर आ रही है, तो ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी उनका अध्यक्ष होगा, उसको भी क्या किया जाएगा, इस समिति के अंदर शामिल किया जाएगा। और देखें तो नगर पालिका और पंचायत के सदस्यों का अनुपात जनसंख्या के अनुपात में होगा। कैसे होगा, जनसंख्या के अनुपात में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो कि महानगर है, उसके अंदर मान लीजिए 10 लाख की जनसंख्या है, 10 लाख की जनसंख्या।
उसके बाद अगर अपन बात करें कि नगर पालिका, जैसे मान कोई गांव है ना, ग्राम पंचायत आ रही है, ग्राम पंचायत आ रही है, इसके अंदर मान लीजिए 1 लाख जनसंख्या है। फॉर एग्जाम्पल अपन सिर्फ देखने के लिए कर रहे हैं ना, समझने के लिए कर रहे हैं, तो 10 लाख का एक लाख कितना हो गया, 10% हो गया। तो जितनी भी सीटें हैं उसका 10% इनको मिल जाएगा ग्राम पंचायत को। समझाएगी चीजें? तो इसमें क्या होगा, ग्राम पंचायत संभालेगी इसमें। समझाएगी चीजें? आगे देखते हैं। मनोनीत सदस्यों में निम्न शामिल होंगे। अब ये बता रहे हैं कि जो मनोनीत सदस्य होंगे वो कौन कौन होंगे, उनके बारे में देखते हैं। तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हो सकते हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो सकते हैं, इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निर्देशित संगठनों या संस्थाओं के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। ये बताया गया कि मनोनीत सदस्य में कौन है, क्या अपन गली में से उठा के किसी को शामिल कर सकते हैं, या कौन होगा मनोनीत सदस्य? तो मनोनीत सदस्य कौन कौन होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित संगठन या फिर संस्थाओं के क्या होंगे, प्रतिनिधि होंगे, जो इनके मनोनीत बनने में शामिल होंगे, इस संगठन के अंदर शामिल होंगे। समझ में आ गई बात? ये देखते हैं धारा 157 के आगे क्या बताया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष को राज्य सरकार मनोनीत करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार मनोनीत करेगी। समिति के कार्य राज्य सरकार निर्धारित करेगी। भाई समिति क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, वो सारा कौन देखेगा? राज्य सरकार ही उसको देखेगी। समिति विकास योजना बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखेगी। पहला क्या है, पंचायत की विकास योजनाओं का भी वो कहीं खलल ना, उसके अंदर बढ़ोतरी हो। नगर पालिकाओं की विकास योजनाएं उनमें कोई अड़चन न पैदा करे, उनके अंदर ही बढ़ोतरी करे, काम अच्छे तरीके से हो सके। राज्य या केंद्र सरकार के उद्देश्य और उनकी योजनाएं, इनको भी ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाओं का काम किया जाएगा। समझिए यहाँ तक बात? दोबारा से देखते हैं अपन इस चीज को। हम क्या करेंगे, जो भी महानगर विकास समिति बनाएंगे, क्या बनाएंगे? महानगर विकास समिति। विकास, अच्छा, इस महानगर विकास समिति के अंदर क्या कुछ होगा? तो सबसे पहली बात देखिए कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो, जिस शहर की जनसंख्या क्या हो, 10 लाख से ज्यादा हो, वहां पे क्या बनाई जा सकती है? महानगर विकास समिति का गठन किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम और देखें तो इसके अंदर जो भी सदस्य होंगे वो कैसे होंगे? मनोनीत होंगे प्लस निर्वाचित होंगे। क्या होंगे? मनोनीत होंगे प्लस निर्वाचित होंगे। अच्छा, ये मनोनीत और निर्वाचित सदस्य होंगे कितने टोटल? तो इनका निर्धारण कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी कि वे टोटल सदस्य कितने होंगे। समझाई बात कि सदस्य टोटल होंगे कितने, उनका निर्धारण कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। मनोनीत भी हो सकते हैं और निर्वाचित भी सदस्य हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताएगी कि जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3 सदस्य तो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। और 1/3 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे। यहाँ तक बात समझे? फिर ये बताया गया कि जो 1/3 सदस्य हैं जो मनोनीत होंगे वो कौन कौन होंगे? तो ये बताया गया कि मनोनीत होने वाले सदस्य कौन होंगे? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हो सकते हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो सकते हैं, या फिर राज्य सरकार ने कोई संगठन बनाया हो, कोई किसी प्रकार का संगठन बनाया हो, उसके सदस्य इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। फिर ये बताया गया कि महानगर विकास समिति है, इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत आती है, कौन आती है? ग्राम पंचायत आती है। तो इस ग्राम पंचायत के जितने भी अध्यक्ष होंगे, जो भी अध्यक्ष होंगे ना, उनको क्या किया जाएगा? इस समिति के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। और इसके अंदर ये बताया गया कि जो इसके अध्यक्ष हैं, इस समिति का जो भी अध्यक्ष होगा, इस पूरी समिति का जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन मनोनीत करेगा? राज्य सरकार मनोनीत। कौन मनोनीत करेगी? राज्य सरकार मनोनीत करेगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए जैसे ग्राम पंचायत उसके अंडर में आ रही है, तो ग्राम पंचायतों का किस प्रकार से निर्धारण होगा, उनके सदस्यों का निर्धारण किस प्रकार से होगा? तो उनके रेशियो में होगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। मैंने बताया था अभी 10 लाख की जनसंख्या है और ग्राम पंचायतों की अगर 1 लाख जनसंख्या, तो 10% क्या होंगे लोग ग्राम पंचायतों में से आएंगे। समझाई बात? अब अपन पढ़ते हैं आगे। 158 नंबर धारा। 158 नंबर धारा सिर्फ और सिर्फ क्लेरिफिकेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस धारा के अंदर क्या है? जिला योजना के लिए समिति। क्या है? जिला योजना के लिए जो भी समिति बनेगी उसके बारे में क्या बताया गया है? सिंपल सी बात बताई गई है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में बनाई गई समिति ही जिला समिति मानी जाएगी। कुछ नहीं, क्लेरिफिकेशन है और इस धारा के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या था? अपना 10वां अध्याय था। इसके अंदर हम आर्थिक समस्या के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, योजनाओं के बारे में अपन इसके बारे में देखते हैं। तो 10वां चैप्टर मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है
की योजनाएँ बनाई जाएगी। एक नगर पालिका होगी, वो अपने लिए योजना बनाएगी, योजना बनाते समय वो खूब सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी। कुछ एक डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अपने साथ मिलाएगी, उनकी राय लेगी, उनको हर चीज़ साझा करेगी। फिर जो जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं, उनका जो कलेक्टर को क्या करेगी, अपने पूरी सबमिट करवाएगी, रिपोर्ट सबमिट करवाएगी। कलेक्टर क्या करेगा, फिर पूरे पूरे जिले का प्लान उस हिसाब से तैयार करवाएगा। फिर जिला कलेक्टर क्या करेगा, उसको कहाँ सौंपेगा, राज्य सरकार को। फिर राज्य सरकार क्या करेगी, अलग-अलग जिलों के अलग-अलग जो उनकी रिपोर्ट्स आई है, उनके हिसाब से क्या करेंगे, अलग-अलग प्लान को तैयार करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएँगे। यही सब बताया गया था। फिर हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कोई महानगर है जिसकी 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ पे किस-किस प्रकार से योजनाएँ बनाई जाएगी, कौन-कौन लोग शामिल होंगे, कौन-कौन शामिल नहीं होंगे, वो सारी-सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं अपन। आगे आता है चैप्टर नंबर 11। क्या आता है? चैप्टर नंबर 11, नगरीय विकास और नगर योजना। क्या है? नगरीय विकास और नगर योजना। सिंपल सा ये पूछा गया है कि नगर का विकास किस प्रकार से होगा और नगर की योजनाएं कौन-कौन सी होगी, उनके बारे में अब अपन डिस्कस करते हैं। अब अपन बात करते हैं धारा नंबर 159। ठीक है, इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना। नागरिक सर्वेक्षण और उसके बाद क्या, मास्टर विकास योजना। मास्टर विकास योजना बेसिकली कहते किसे, अपन इसको समझते हैं सबसे पहले। देखिए, ये जैसे मान लीजिए अपना क्या था, जयपुर शहर था। 1727 के अंदर सवाई जयसिंह ने इसको शहर को बसाया था। कौन सा शहर है? जयपुर शहर है। इसे हम परकोटे का भी शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? परकोटे का शहर कहते हैं। ये परकोटा है ना, इसके अंदर क्या बना था, शहर बना हुआ था। जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती गई, साल दर साल बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। जनसंख्या ज्यादा हो गई, तो अब लोग क्या है, इसके अंदर तो रह नहीं सकते, तो लोगों ने क्या हुआ, विस्थापन करना स्टार्ट कर दिया, इस परकोटे से बाहर रहना स्टार्ट कर दिया। और जैसे बाहर रहना स्टार्ट किया, तो उस समय तक ये अथॉरिटीज आ चुकी थी। पहले तो राजा ने बसाया था, अब ये अथॉरिटीज वगैरह आ चुकी थी, नगर पालिकाएं आ चुकी थी, महानगर का विकास प्राधिकरण आ चुके थे। इन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना है, अगर बाहर लोगों को जाना है तो एक व्यवस्थित तरीके से हमें इनको बसाना है। कैसे बचाना है? व्यवस्थित तरीके से इनको बचाना। आप लोगों ने गाँव में देखा होगा, गाँव में जैसे एक सड़क होती है, वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे करके ऐसे यहाँ पे पहुंच रही है। और यहाँ से क्या होता है, कभी एकदम बिल्कुल पतली सी होगी, फिर यहाँ पे मोटी होगी, ऐसे करके, है ना। आपने देखो इस प्रकार से सड़कें होती हैं। इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप चाहते इसी सड़क को है, तो आप एकदम बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकते थे। लेकिन आपने कैसे इनको सड़कों बना रखा है ऐसे? क्यों? गाँव में क्या है, कोई ऐसा विकास प्राधिकरण उस समय पे नहीं था, तो लोगों ने अपने-अपने हिसाब से घर बनाए, अपने हिसाब से गलियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। तो जो शहर बनाए जाएँगे, एक प्लांट सिटी बनाई जाएगी, उसके अंदर क्या किया जाएगा, प्रॉपर रूप से सड़कें बनाई जाएगी, प्रॉपर रूप से उनके चौराहे बनाए जाएँगे, हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो ये क्या है अपना, बेसिकली अगर अपन देखें तो जयपुर है। क्या है? जयपुर। अब जयपुर से जब परकोटे से लोग बाहर आना स्टार्ट कर दिया, तब जो वहाँ की नगर परिषद थी, उन्होंने क्या किया, देखना स्टार्ट किया कि हम क्या करते हैं, एक जंगली एरिया देखते हैं, कोई कोई बाहर का एरिया देखा इन्होंने। जैसे मान लो ये एक एरिया था, एग्रीकल्चर लैंड थी, जिसका नाम था मान लीजिए मालवीय नगर। क्या नाम है? मालवीय नगर। इस मालवीय नगर में इन्होंने क्या किया, देखना स्टार्ट किया कि अब अपन क्या करते हैं, मालवीय नगर को अच्छे तरीके से प्लान करते हैं, मालवीय नगर का, और प्लान करके इसको बसाना स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो, हम यहाँ कर क्या करेंगे आपके लिए, एक यहाँ पे पार्क की व्यवस्था करेंगे, यहाँ पे हम मॉल बनाएंगे, यहाँ पे ये सड़कें इस मॉल से कनेक्टेड रहेगी सारी सारी, यहाँ पे हम स्कूल बनाएंगे, यहाँ पे हम रहने के लिए घर बनाएंगे, इस एरिया में दुकानें होगी, यहाँ पे ये मॉल बनेगा, यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय बनेगा। इस प्रकार से पूरी पूरी एकदम प्लान किया गया, और प्लान करने के बाद धीरे धीरे लोगों को यहाँ पे लाके रखना स्टार्ट किया कि अब आप यहाँ पे रह सकते हो, अब यहाँ पे रह सकते हो। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग की, इसलिए प्लानिंग की ताकि अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से सड़कें बन सके, सुव्यवस्थित तरीके से सीवरेज पाइप डल सके, सुव्यवस्थित तरीके से ही लोगों का रहन सहन हो सके, ज्यादा भीड़ भड़का न हो। इसलिए क्या किया, इसका एक प्लान तैयार किया गया। तो अब ऐसे तो है नहीं, मालवीय नगर को एक दिन में बसा दिया कि फटाफट आए, सभी लोगों ने कॉलोनी काटी, यहाँ पार्क रख देंगे, यहाँ ये रख देंगे, और चलो जी अब हम क्या करते हैं, हो गया हमारा तो काम। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसके लिए क्या होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है। प्रॉपर प्लानिंग ऐसे भी होती है कि आपको इतने सालों के अंदर यहाँ पे इतने घर बनाने हैं, उसके बाद देखेंगे ये समस्या है तो हम ये करेंगे, ये समस्या है तो हम ये करेंगे। तो लगभग ये हमारा टाइम पीरियड चलता है 15-15, 20-20, 25-25 साल तक का। तो एक प्लान तैयार होता है, जिसे हम कहते हैं 20 साल का प्लान। क्या बोलते हैं? 20 साल का, के बाद 30 साल का प्लान होता है। इसे हम बोलते हैं मास्टर प्लान। क्या बोलते हैं? मास्टर प्लान। क्या बोलते हैं? मास्टर प्लान। अब हमने 20 सालों के लिए आगे सोच लिया था कि 20 सालों के अंदर हमें एक ये कॉलोनी बसानी है, हम इस प्रकार से ये काम इसके अंदर करेंगे। तो हमने क्या रखा है, एक 20 साल का प्लान रख दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर प्लान बोलते हैं।
इसके बाद हम क्या करते हैं, अब ऐसे तो नहीं 20 साल का बोल दिया, कोई कुछ ही काम कर रहा है, कोई कुछ ही काम करता रहा, किसी को लेना देना नहीं है, 20 साल बाद आके देखा अरे यार हमने तो कुछ किया नहीं। तो उस केस को, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक 5 साल का प्लान और बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक 5 साल का प्लान बनाते हैं। मतलब 20 साल का प्लान है तो 5-5 साल के कितने हो गए? 4 प्लान तैयार कर लिए। हम ये देखेंगे पहले 5 साल के अंदर हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे, फिर 5 साल के अंदर ये डेवलपमेंट करेंगे, फिर अगले 5 साल में ये करेंगे, फिर 5 साल में ये करेंगे, और ऑल ओवर हम देखेंगे तो 20 सालों के अंदर हमारे मास्टर प्लान पूरा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारा अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन फिर देखें, अब 5 साल में ऐसे तो ना 5 साल तक फिर बैठे रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, एनुअल एक क्या करेंगे, फिर से प्लान बनाएंगे, एनुअल प्लान या वार्षिक प्लान बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या है, 1-1 साल के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 1-1 साल के क्या बनाएंगे, एनुअल प्लान बनाएंगे, वार्षिक प्लान बनाएंगे। फिर हम 1-1 साल की रिपोर्ट भेजते रहेंगे हर सरकार को कि भी देखिए हमने ये हमारा मास्टर प्लान था, इसका 1 साल का टारगेट ये था, ये हमने अचीव कर लिया है, दूसरे साल का टारगेट ये अचीव कर लिया, तीसरे साल का, चौथे का, पांचवें साल का लिए, तो हमारा ये एक पूरा टारगेट हो चुका है। फिर हमने इसके एक स्टार्ट किया, फिर हमारा ये 2 का पूरा हो चुका है, फिर 3 का पूरा हो चुका है, फिर 4 का पूरा हो चुका है, और साहब हमारा क्या है, ये पूरा पूरा मास्टर प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है। ये चीजें समझ में आई। इन्हीं चीजों का अपने क्या करना, अब पढ़ना शुरू करना। देखिए क्या बताया गया, शहर के विकास और भूमि के संतुलित उपयोग के लिए मास्टर प्लान बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मास्टर प्लान बनाया जाता है। योजना बनाने के लिए नगर पालिका, महानगर विकास समिति, जिला समिति और राज्य के मुख्य नगर नियोजक से परामर्श करेगी कि सबसे परामर्श करें कि हम ऐसे ऐसे करके ऐसा कुछ प्लानिंग करें, काम करें। इसमें क्या होती है, निम्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है। कितने प्रकार की योजनाएं बताई थी? 3 प्रकार की। एक तो होता है मास्टर प्लान, जो कितने वर्षों का लिए होता है, 20 सालों के लिए। फिर होता है एक एग्जीक्यूटिव प्लान, या जिसे बोलते हैं निष्पादन योजना, ये कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए। फिर होती है कि एनुअल प्लान या फिर वार्षिक प्लान, ये क्या होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। समझेगा, एक एक वर्ष करके 5 वर्ष कंप्लीट हो गए, 5 वर्षों से करके और 20 वर्षों का प्लान कंप्लीट हो गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ आ गई क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, और देखते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर आगे। मास्टर प्लान में निम्न सम्मिलित होंगे। अगर अपन मास्टर प्लान बना ले, मान लीजिए अपने को क्या है, आप खुद सोच के देखिए कि आपको एक नई कॉलोनी बसानी है, उस कॉलोनी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, तो खुद एक दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा सा, है ना। इसको पढ़ने के चल ठीक है, वो तो अपन पढ़ ही लेंगे, लेकिन आप खुद सोच के देखो कि अगर आप मान लो, आपको मैं कह दूं कि आपको एक खेत है, एक एग्रीकल्चर लैंड है, आपको क्या करना है, बड़ी सारी, मान लीजिए अब वो है 2 मुरब्बा जमीन है, या फिर 50 एकड़ में फैली हुई जमीन है, 200 एकड़ में फैली, 1000 एकड़ में फैली, जितनी भी आप मानना चाहो उसको, एकड़ में फैली जमीन है। अब आपको क्या करना है, उसको उसकी वहां पे एक बढ़िया कॉलोनी काटनी है। तो कॉलोनी के अंदर क्या चीज होगी, ऐसे तो ना सारे घर बना दोगे, आपको सड़कें बनानी पड़ेगी, आपको वहां पे नालियां देनी पड़ेगी, आपको वहां पे इलेक्ट्रिकल पोल लगाने पड़ेंगे, आपको वहां पे, उसके बाद आपको हो सकता है वहां पे पार्क बनाने पड़ेंगे, आपको वहां पे स्कूल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको वहां पे शमशान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको हर एक चीज देखनी पड़ेगी वहां पे। और वो क्या क्या चीजें हो सकती है, ये यहाँ पे इन्होंने लिख के बता दिया कि मास्टर प्लान में क्या क्या चीजें होगी। मास्टर प्लान में क्या क्या चीजें होगी, एक तो यातायात की व्यवस्था देखी जाएगी, कहीं पर भी कोई भीड़ न हो। अगर किसी व्यक्ति ने आपके घर, खुद के घर के आगे गाड़ी खड़ा रखी है, तो ऐसा ना हो कि पूरी गली बंद हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। संचार की व्यवस्था प्रॉपर रूप से रहनी चाहिए। विद्युत और गैस सप्लाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए। आजकल ये होने लग गया सिस्टम की गैस की पाइप आती है ना, घरों के जैसे बड़ी बिल्डिंग, अगर अपन दिल्ली या अपन बात करें, बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज है वहां पे देखें, गैस की पाइप आती है डायरेक्ट, है ना। गैस सिलेंडर ले जाने का झंझट ही खत्म हो गया। जल निकासी और सीवरेज, जैसे जल अगर बारिश आ जाए तो बारिश के टाइम पे कैसे होगा, घर से जो गंदा पानी होगा उसको कैसे निकाला जाएगा, सीवरेज हो गया वो किस प्रकार से चलेंगे, सीवरेज का साइज क्या रहेगा, उसका सीवरेज अपन जैसे सड़कों पे, सड़कों का ढलान किस हिसाब से होना चाहिए, अगर वहां से कोई पानी ज्यादा इकट्ठा हो तो उसको कैसे निकासी की जाएगी, इसकी पूरी पूरी प्रॉपर रूप से प्लानिंग की जाती है। प्राकृतिक संसाधनों व वन्य जीव आदियों का संरक्षण करना, भाई सिंपल ये अपने लिए, ये तो ना कि हम अपने अपने लिए सोचते जाएंगे, हमें जो वन्य जीव है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका भी तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हाँ ये भी तो हमारे लिए जरूरी है ना, इकोसिस्टम को बनाने के लिए। तो इसके अंदर ये भी देखा जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीव आदि का संरक्षण करने के लिए भी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन जयपुर की बात करें, तो जयपुर के शहर के बीचों बीच में जालाना नाम की जगह है ना, यहाँ पे क्या लेपर्ड सफारी होती है ना, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पे नाहरगढ़ हो गया, तो वो सारे क्या है, इन्हीं एरिया के अंदर तो इनको संरक्षित किया जा रहा है, वन्य जीवों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है। आगे और देखते हैं मास्टर प्लान में और क्या क्या सम्मिलित होगा। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या शैक्षणिक महत्व की संपत्तियों का परिरक्षण किया जाएगा। मान लीजिए कोई यहाँ पे मंदिर बना हुआ है ना, कोई एक अच्छा मंदिर बना हुआ है जिसका कोई ऐतिहासिक महत्व है,
तो हम क्या करेंगे, उसको अलग से ध्यान रखेंगे उस चीज़ का। ऐसा नहीं कि उसको अपन तोड़ देंगे, तोड़-फोड़ देंगे कि नहीं यार चलो हमारे को यहाँ पे घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, इस मंदिर को तोड़ दो। या कोई ऐसा कोई मॉन्यूमेंट ऐसा बना हुआ है, या कोई ऐसी मीनार ऐसी बनी है जो बहुत अच्छी मीनार है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। हमने कहा कि यार यहाँ पे तो प्लॉट काटना पड़ेगा, कोई पार्क बनाना है, चलो अपन क्या करते हैं इसको तोड़ देते हैं। या तोड़ नहीं सकते, है ना? उसके बाद बाढ़ नियंत्रण, हमें क्या करना पड़ेगा, बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए भी अच्छी सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए कल को बाढ़ आ जाए तो उस समय पे क्या कंडीशन की जाएगी। भई ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे बैठे हो कि बाढ़ तो आएगी नहीं, हमारे यहाँ पे तो बाढ़ आ नहीं सकती। क्योंकि इस साल भी अपन देखें तो जैसलमेर साइड में भयंकर बारिश आई थी। कई ऊँट के ऊँट बह गए थे, पशु बहने लग गए थे, है ना? अगर अपन देखें दुबई की साइड में तो अभी कुछ टाइम पहले दुबई के अंदर बारिश आई थी, तो हालात बुरे हो गए थे वहाँ पे। क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारे यहाँ पे ऐसी भी बारिश हो सकती है ना? तो इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, जो 20 साल का मास्टर प्लान होगा उसके अंदर हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में सोचा जाएगा। क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। बाढ़ नियंत्रण के लिए रखा जाएगा। सिंचाई और जल आपूर्ति, भाई सिंचाई अगर वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर लैंड होगी तो उसके अंदर किस प्रकार से काम होगा, वहाँ पे सिंचाई किस प्रकार से होगी, या जल आपूर्ति, पानी लेने के लिए आपने बढ़िया वेल प्लान सिटी बना दी, पानी की व्यवस्था रखी नहीं, अब क्या औरतें मटका ले लेकर के जाएगी या बिस्लेरी का पानी पिएंगे सारे लोग, है ना? तो प्रॉपर रूप से आपने क्या करना है, पानी की आपूर्ति भी करनी है। बांध, जलाशय आदि का निर्माण और सुधार, अब बांध भी बनाने पड़ेंगे अपने को, तो वहाँ पे कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अपने बांध बनाने की आवश्यकता है तो वहाँ पे बांध बनाएंगे। कोई जलाशय है, कोई पहले से बना हुआ है, या फिर हमें भी तो जरूरत पड़ेगी ना पानी के लिए, तो हमें ऐसा जलाशय बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वन्य जीव होंगे, जो घरेलू जानवर होंगे, उनके लिए तो कुछ ना कुछ चाहिएगा। आदि का निर्माण करना, उनका सुधार, ये सभी मास्टर प्लान में होगा। शैक्षणिक और चिकित्सीय सुविधाएं, अब आपने सारी कुछ चीजें बना दी, पता लगे कि आपने जैसे कॉलोनी काटी, जैसे जयपुर है, और जयपुर के मान लो 10 किलोमीटर दूर आपने क्या करी, बढ़िया बहुत वेल प्लान सिटी बना दी, ठीक है, सारी सुविधाएं उसके अंदर, स्कूल नहीं है। अब क्या, आपको आप अपने 2-2 3-3 साल के बच्चों को यहाँ पे 10-10 15-15 किलोमीटर दूर स्कूल भेजा करो डेली, क्या आप छोड़ने जाओगे इनको? क्या मान लीजिए कोई रात को इमरजेंसी हो गई, आपको बीमार हो गए, बुखार चढ़ी हुई है, तो आप क्या, अगर आपके साधन यहाँ 10 किलोमीटर कैसे आओगे रात को? तो ये सुविधाएं भी बेसिक सुविधाएं, तो आपको ये इसी के अंदर ही प्रोवाइड करवानी है। शैक्षणिक और चिकित्सीय सुविधाएं भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। व्यापार केंद्र, बाजार आदि सब बनाने पड़ेंगे, व्यापार केंद्र बनाने पड़ेंगे, बाजार भी बनाना पड़ेगा। आपको वहाँ पे एक ऐसी जगह छोड़नी पड़ेगी जो कमर्शियल पर्पज के लिए होगी, क्योंकि अगर एक सोसाइटी बनाई जा रही है, एक पूरा सही तरीके से बसाया जाए तो वहाँ पे हर चीज वहीं पे मिलनी चाहिए ना, सभी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाने चाहिए, पर्यटन केंद्र बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा और क्या-क्या होना चाहिए, मनोरंजन पार्क होने चाहिए। आपने देखा होगा लगभग सभी जगह पे आजकल गार्डन होते हैं, पार्क होते हैं, पार्कों में अंदर खेलने-कूदने की व्यवस्था प्रॉपर रूप से की जाती है। भूमि के विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं। चिड़ियाघर के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, रिजर्व होते हैं, नेचर रिजर्व होते हैं, या फिर पशु अभयारण्य जितने भी हो, जीव अभयारण्य जितने भी हो, उनके लिए भी हमें सोचना है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपना-अपना सोचते जाएँ कि जानवरों के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी उतनी महत्व एक इंसान को देना है, उतना महत्व हमें जानवरों को भी देना है। तो इसके पीछे रीज़न ये भी है, अब मान लो जो इंसान है वो थोड़ा सेल्फिश होता है। क्यों? क्योंकि वो उनको ये बात पता है कि अगर मान लें शेर है, लेपर्ड है, चीताज़ है, या साँप है, इनको अगर हमने संरक्षण नहीं दिया, अलग से इनकी व्यवस्था नहीं की, तो कल को आके हमारे बच्चों को उठा-उठा के लेके जाएँगे। भाई सिंपल सी बात है, आज अपन देखते हैं जयपुर के अंदर कितनी बार शहर के अंदर चीता घुस जाता है, या अपन बात करें लेपर्ड घुस जाता है, तेंदुआ घुस जाता है ना? पैंथर घुस जाता है, तो रीज़न क्या है? क्योंकि उनके लिए प्रॉपर रूप से प्लानिंग की है, लेकिन फिर भी उसमें से कई बार बाहर आकर के वो क्या कर देते हैं, हमला इत्यादि कर देते हैं। विद्यमान क्षेत्रों का पुनर्विकास और सुधार करना, मान लीजिए कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो बढ़िया वहाँ पे कॉलोनी कटी हुई है उसी क्षेत्र के अंदर, उसको आपको क्या करना है, डेवलपमेंट उसका भी अच्छे तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि हम 20 साल का मास्टर प्लान बना रहे हैं, आपकी सारी कॉलोनी तोड़ देंगे हम, कभी नहीं कर सकते आप। जल भराव वाले क्षेत्रों का सुधार, कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या हो सकता है कि थोड़ा निचला एरिया हो, वहाँ पे जल ज्यादा भर रहा हो, तो उन एरियो के अंदर किस प्रकार से काम किया जाएगा वो देखा जाएगा। उसका रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड, ये इसके एग्जाम्पल वापस आ गया। मास्टर प्लान में शहर को विभिन्न जोन में बांटा जा सकता है। सामान्यतः उन्हीं नगर पालिकाओं में जोन में बांटे जाते हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो। मान लीजिए कोई 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला है, तो अपन क्या करेंगे, उसको उसके जोन बांट देंगे कि ए जोन है, ये बी जोन है, सी जोन है, ये डी जोन है। कि ए जोन के हिसाब से हम अलग काम करेंगे, बी जोन के हिसाब से अलग काम। वो सिंपल सी बात है कि आपके पास जितना ज्यादा ऑफिसेस होते हैं, तो आप क्या करते हो, ऑफिस का अलग अलग नाम रख लेते हो, बिल्डिंग का नाम अलग अलग रख लेते हो, है ना? तो वही सेम टू सेम चीज यहाँ पे प्रोसीजर अपनाया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 160 के बारे में। योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। मान लीजिए आपने योजना बना ली कि हम क्या करेंगे, ये हमने क्या किया, एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं और इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सारा का सारा काम करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे को बढ़िया तरीके से प्लानिंग कर ली हमने। लेकिन अब उसको करेंगे कैसे, मंजूरी कैसे लेंगे? मास्टर प्लान को अंतिम स्वरूप देने से पूर्व इसे प्रकाशित किया जाएगा।
आपने कोई मास्टर प्लान बना लिया, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको प्रकाशित करोगे कि हम ऐसा-ऐसा करना चाह रहे हैं, अगले 20 सालों में हम ये चीज़ें करेंगे, इस गाँव में ये चीज़ें करेंगे, ये जो लैंड है, ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, इसको हम इस प्रकार से डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको प्रकाशित करेंगे। भई प्रकाशित करना क्यों ज़रूरी है? कि कोई आपत्ति हो फिर? मान लीजिए हमने कोई एक ऐसा बना दिया, एरिया ऐसा बना दिया, जहाँ पे हम रख दिया कि यहाँ पे बच्चों का स्कूल होगा। लेकिन वहीं क्या है, एक ऐसा वहीं उसके आस-पास का एरिया है, वहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति ने जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, वो बोले इंडस्ट्री से कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है या फिर यहाँ से धुआँ ज़्यादा निकला है, बच्चों की सेहत पे प्रभाव पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, इस एरिया को छोड़ दो एक बार के लिए। या एक पार्क बिल्कुल एकदम किसी इंडस्ट्री के इतना पास लगाया जा रहा है, सोचा जा रहा है, जहाँ पे उससे निकलने वाले केमिकल से उससे बच्चों को नुकसान पड़ सकता है या फिर पार्क को ही नुकसान पहुँच जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, मास्टर प्लान बनाया जाता है, तो उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। प्रकाशित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो कि नहीं साहब ऐसा करके ऐसा आप नहीं कर सकते, तो उन्हें सुना जाएगा और प्लान में परिवर्तन भी किए जाएँगे। अगर उसको लगता है कि वैलिड रीज़न है, उसे बता दिया कि यार ऐसा-ऐसा करके ऐसा कई बार क्या होता है, हम उस चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते हैं। लेकिन जो उसे भुगत रहा है, उसको एकदम अच्छे तरीके से पता होता है, नहीं, नहीं भाई ऐसा करके ऐसा भी हो सकता है। एक सलाहकार समिति का भी गठन किया जा सकता है, जिससे निम्न सदस्य होंगे। भई अब मैंने प्लान बना लिया, सारा कुछ कर लिया, अब हमारे को कई बार क्या होता है, नहीं पता लगती चीज़ें। जैसे अपन भी कई बार होता है, अपने दोस्तों के पास जाते हैं कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, क्या करूँ मैं? आप देखना वो आपको वही सलाह देगा, वही बातें बताएगा जो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन फिर ये आपने सलाह किससे ली? अपने दोस्त से ली, है ना? तो ये सेम टू सेम उन्होंने कहते हैं कि हम काम हमारे को साथ-साथ पता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक सलाहकारी समिति और होगी जो हमारे को अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग प्रकार की सलाह दे सकती है। इसमें कौन-कौन हो गए? नगर पालिका के सभी सदस्य, सलाहकारी समिति में हो गए। औद्योगिक या वाणिज्य संस्थानों के प्रतिनिधि, मान लीजिए कोई जैसे कोई संगठन बना हुआ है ना, जैसे सुनार एसोसिएशन है, सोनी एसोसिएशन है, या फिर अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिकल कोई एसोसिएशन है, मिस्त्री एसोसिएशन है, उनके जो अध्यक्ष होंगे उनको संगठन के अध्यक्षों को भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। क्योंकि एक्चुअली रूट लेवल पे तो वही काम कर रहे हैं ना, वही तो अपने को सही तरीके से बता सकते हैं कि क्या-क्या इसके अंदर तकलीफ हो सकती है, किस वर्ग को यहाँ पे फायदा मिलेगा, किस वर्ग को फायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक मिस्त्री जो अपन बात करते हैं, तो गाड़ियों का काम करने वाले मिस्त्री हैं। अब उनके लिए आपने दुकानें बना दी, आपने बाकी सबके लिए आपने क्या कर दिया, दुकानों के आगे जगह छोड़ दी, मान लीजिए 40 फीट या 60 फीट की जगह छोड़ दी आपने सड़कों पे। लेकिन वहीं आप देखो धान मंडी के अंदर तो बहुत बड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी, धान लगेंगे, ट्रैक्टर ले लेके आएंगे, तो उस समय पे उनके लिए सलाह देने के लिए कौन बंदे होंगे? यही तो बंदे होंगे, औद्योगिक और वाणिज्य संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। शैक्षणिक संस्थानों के 6 प्रतिनिधि होंगे। शैक्षणिक संस्थानों के कितने प्रतिनिधि होंगे? 6 प्रतिनिधि। वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से स्कूल के अंदर निर्माण होगा, क्या-क्या चीजें की जा सकती है। एनजीओ के 6 प्रतिनिधि होंगे। कितने होंगे? एनजीओ के 6 प्रतिनिधि होंगे। इसके साथ-साथ 6 प्रमुख नागरिक भी हो सकते हैं। कोई भी नागरिक हो सकते हैं जिनको आप शामिल कर सकते हो। जो आपको बताएँगे क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर की जा सकती है। सिंपल सी बात है, आज हमने जो-जो पढ़ा है मैं आपको वापस से बता देता हूँ, है ना? क्या-क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन। सिंपल सा हमने देखा है कि हम क्या करेंगे, एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे। 20 सालों का मास्टर प्लान होगा। उस मास्टर प्लान के अंदर हम क्या करेंगे, उसको टुकड़ों में बाँट लेंगे। पहले 5-5 साल के टुकड़े बना लेंगे, फिर उन 5 साल के टुकड़ों को आगे 1-1 साल के टुकड़ों में बाँट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, धीरे-धीरे उसका प्रोसीजर को फ़ॉलो करना शुरू करेंगे, ठीक है? इसके अंदर जब हम ये मास्टर प्लान बनाएँगे, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें रखेंगे, तो जो बेसिक नीड होती है, उन सभी चीज़ों को रखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोल कहाँ लगेंगे, सीवरेज सिस्टम किस प्रकार से होगा, पानी की निकासी किस प्रकार से होगी, यहाँ पे चिकित्सा सुविधा किस प्रकार से होगी, पार्क कैसे बनाए जाएँगे, वन्य पशुओं के लिए हम क्या-क्या कुछ करेंगे। इन सभी बातों का हम क्या करते हैं, एकदम प्रॉपर रूप से ध्यान रखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जिस प्रकार से हमने पूरा-पूरा प्लान बना लिया, प्लान बनाने के बाद में उसको एग्ज़ीक्यूट कैसे किया जाएगा, उसको धरातल पे कैसे लाया जाएगा, उनको लाने के लिए एक प्रक्रिया ये बताएगी कि आप सबसे पहले उस प्लान को पूरे-पूरे को प्रकाशित करोगे। प्रकाशित करने के बाद में आप खुद इस चीज़ का देखोगे कि किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है इससे? अगर आपत्ति है तो उसके बारे में सुना जाएगा उसकी आपत्ति को, अगर उसकी आपत्ति वैलिड है, तो उसके अंदर संशोधन भी किया जा सकता है, उसको चेंज भी किया जा सकता है। इसीलिए तो हमने प्रकाशित किया है ना। प्लस इसके साथ-साथ में क्या, हम एक सलाहकारी समिति बनाएँगे, जो क्या होगी, हर एक डिपार्टमेंट से कुछ-कुछ बंदे उठा लिए जाएँगे, ताकि हम जो भी काम करेंगे वो अपने-अपने डिपार्टमेंट के अपनी-अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, वो हमारे को बताएँगे, उसके लिए हमारी सहायता करेंगे। तो कौन-कौन से लोग होंगे उसके अंदर? नगर पालिका के सभी सदस्य हो जाएँगे, कोई व्यापारिक संगठन है, औद्योगिक संगठन है, उनके जो प्रमुख होंगे वो हो जाएँगे, शिक्षण संस्थानों के 6 प्रतिनिधि हो जाएँगे, कोई एनजीओ है तो उसके 6 प्रतिनिधि हो जाएँगे और 6 प्रमुख नागरिक हो जाएँगे। किसी भी नागरिक को अपन वॉलंटियर यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था अपने धारा नंबर 160 तक। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।